तो चलिए आज की पड़ताल शुरू करते हैं। हमारे पास झारखंड के एक जिले गढ़वा से जुड़े कुछ स्रोत हैं और सच कहूं तो इन कागजों को पढ़कर जो कहानी सामने आ रही है वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। एक ऐसी जगह की कहानी जो पूरी तरह बदल रही है। फिल्म की स्क्रिप्ट कहना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें ड्रामा है, संघर्ष है और एक शानदार क्लाइमैक्स भी है। हम सब ने पिछड़े जिले या बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जैसे शब्द बहुत सुने हैं और गढ़वा का नाम अक्सर इसी लिस्ट में आता था, लेकिन हमारे स्रोत बता रहे हैं कि अब ये पहचान पुरानी हो चुकी है। यही तो इस पड़ताल का मिशन है। हमें ये समझना है कि कैसे एक जिला जिसे कभी चुनौतियों से घिरा माना जाता था, आज खास तौर पर जंगल बचाने के मामले में पूरे देश के लिए एक मिसाल बन रहा है। ये बदलाव आया कैसे? तो चलिए कहानी के सबसे हैरान करने वाले हिस्से से शुरू करते हैं, जिसने सबका ध्यान खींचा है। बिल्कुल, और ये आंकड़ा सुनने में अविश्वसनीय लगता है। अविश्वसनीय ही है। स्रोतों के मुताबिक 2030 की फॉरेस्ट रिपोर्ट में पूरे झारखंड राज्य के जंगल में कुल मिलाकर 13.71 वर्ग किलोमीटर की बढ़त हुई। ये अपने आप में अच्छी खबर है, लेकिन रुकिए, असली खबर ये नहीं है। अच्छा, असली खबर ये है कि इस कुल बढ़त का 85% हिस्सा अकेले गढ़वा के उत्तरी वन डिवीजन से आया है। 85% सिर्फ एक डिवीजन से? हाँ, 85%। सोचिए, पूरे राज्य में जितनी हरियाली बढ़ी उसका 85% सिर्फ एक जिले के एक हिस्से से। हाँ, मतलब लगभग 11.58 वर्ग किलोमीटर का घना जंगल सिर्फ एक डिवीजन में बढ़ गया। इस एक आंकड़े ने तो गढ़वा को पूरे राज्य में पहले नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। ये तो किसी चमत्कार जैसा लगता है। सवाल ये है कि ये चमत्कार हुआ कैसे? क्या सरकार ने अचानक बहुत सारा पैसा लगा दिया या कोई खास तकनीक इस्तेमाल की? इसके पीछे का राज क्या है? देखिए, पैसा तो कहानी का एक हिस्सा जरूर है। केंद्र सरकार के कैंपा फंड्स का इस्तेमाल हुआ, राज्य सरकार ने भी पूरा साथ दिया, लेकिन इन स्रोतों से जो सबसे बड़ी बात निकलकर आ रही है वो पैसे की नहीं बल्कि ओनरशिप की है। ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं रही, ये लोगों का अपना आंदोलन बन गया। अच्छा, मतलब ये टॉप डाउन नहीं बल्कि बॉटम अप अप्रोच थी। जरा इसे और खोलिए, ये लोगों का आंदोलन कैसे बना? स्रोतों में 3 मुख्य वजह बताई गई हैं जो एक साथ काम कर रही थीं। पहली तो थी मजबूत प्लानिंग, जिसमें फंड्स का सही इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने का काम शुरू हुआ। दूसरा था एक सुरक्षा कवच बनाना। अवैध खनन और पेड़ों की कटाई इस इलाके की बहुत बड़ी समस्या थी। हाँ, ये तो मैंने भी पढ़ा है। तो इसे रोकने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फ्रंटलाइन स्टाफ को ड्रोन जैसी नई तकनीक की ट्रेनिंग दी गई ताकि वो जंगल की निगरानी बेहतर तरीके से कर सके। ठीक है, तो फंड्स और टेक्नोलॉजी ये तो समझ आता है, लेकिन आपने ओनरशिप की बात की थी। वो तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा क्या था? वो था जनभागीदारी। स्थानीय समुदाय, खासकर वहां के युवाओं को ग्रीन वॉरियर्स के तौर पर इस मुहिम से जोड़ा गया। उन्हें ये एहसास दिलाया गया कि ये जंगल उनका है और इसकी हिफाजत उनकी जिम्मेदारी है। वाह! जब इन ग्रीन वॉरियर्स ने इसे अपनी जिम्मेदारी समझ लिया, तब असली बदलाव आया। वो सिर्फ पेड़ नहीं लगा रहे थे, वो अपने भविष्य को सींच रहे थे। ये कोई सरकारी काम नहीं रह गया था, लोगों ने इसे सिर पर उठा लिया और अपना बना लिया। मतलब जब स्थानीय लोग जंगल को बचाने में लग गए तो नतीजे इतने जबरदस्त आए कि पूरे राज्य का रिकॉर्ड बदल गया। ये बात इस सफलता को और भी खास बना देती है, और शायद गढ़वा की जो खास भौगोलिक बनावट है उसने भी इसमें एक भूमिका निभाई होगी। आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा है। ये जो लोगों की भागीदारी की हम बात कर रहे हैं, ये शायद गढ़वा की खास लोकेशन की वजह से और भी जरूरी हो जाती है। गढ़वा सिर्फ एक जिला नहीं है, ये एक ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन मतलब ये झारखंड का इकलौता जिला है जिसकी सीमाएं 3 राज्यों को छूती हैं। उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में छत्तीसगढ़। अच्छा, 3 राज्य। जी, एक तरह का त्रिवेणी संगम है ये। इसका असर यहाँ की संस्कृति, भाषा और व्यापार पर साफ दिखता है। साथ ही सोन, कोयल और कन्हर जैसी बड़ी नदियां भी यहाँ से गुजरती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये इलाका प्राकृतिक और रणनीतिक दोनों नजरियों से कितना अहम है। दिलचस्प है। तो एक तरफ 3 राज्यों से घिरा हुआ नदियों वाला इलाका जी, लेकिन इसका इतिहास तो काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। 1 अप्रैल 1991 को ये पलामू से अलग होकर एक नया जिला बना, और जहां तक मुझे याद है ये रेड कॉरिडोर का भी हिस्सा था। बिल्कुल सही। 2011 तक ये जिला नक्सलवाद की गंभीर समस्या से जूझता रहा है, जिसे रेड कॉरिडोर कहा जाता था। इसका मतलब है कि इस जिले ने सुरक्षा और विकास की चुनौतियों का एक बहुत लंबा और मुश्किल दौर देखा है।
इसी अतीत की रोशनी में जब हम आज जंगल बचाने में मिली इस कामयाबी को देखते हैं तो इसका महत्व 100 गुना बढ़ जाता है। ये सिर्फ पेड़ लगाने की कहानी नहीं है, ये एक पूरे जिले के कायापलट की कहानी है। और इस काया पलट में लोग सबसे अहम हैं। चलिए अब जरा यहाँ के लोगों और समाज पर नजर डालते हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़े तो हैं हमारे पास, करीब 13 लाख की आबादी और साक्षरता दर लगभग 60%। लेकिन आंकड़ों से परे यहाँ का सामाजिक ताना बाना कैसा है? यहाँ का सामाजिक ताना बाना इसकी जनजातीय विरासत से बुना हुआ है, जो बहुत समृद्ध है। कोरवा, उरांव, चेरो और खरवार जैसी प्रमुख जनजातियां यहाँ सदियों से रह रही हैं, और इनमें से भी कोरवा, परहैया जैसी कुछ जनजातियां तो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजीज की श्रेणी में आती हैं। पीवीटीजीज, इसका क्या मतलब हुआ? उनके लिए इसका क्या मायने है? इसका मतलब है कि उनका जीवन और उनकी आजीविका पूरी तरह से जंगलों पर ही निर्भर है। महुआ, केंदुपत्ता और दूसरे वनोपज ही उनके जीने का आधार है। अब आप सोचिए, जब जंगल बचाने की मुहिम शुरू हुई होगी तो इन लोगों के लिए वो सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं थी, वो उनके घर और उनके अस्तित्व को बचाने की लड़ाई थी। बिल्कुल, इसीलिए उनकी भागीदारी इतनी असरदार साबित हुई। अब समझ में आया कि ओनरशिप की भावना कहाँ से आई। लेकिन एक तरफ जंगल पर निर्भरता है तो दूसरी तरफ यहाँ की जमीन पर खेती करना भी एक बड़ी चुनौती है। स्रोत बताते हैं कि ये रेन शैडो यानी वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। रेन शैडो का मतलब है कि यहाँ बारिश औसत से काफी कम होती है। ऊपर से गर्मियों में तापमान 46-47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसी भयंकर गर्मी और पानी की कमी के बावजूद यहाँ के किसान चावल, मक्का और गेहूं जैसी फसलें उगाते हैं, जो अपने आप में एक संघर्ष की कहानी। तो एक तरफ खेती में इतनी मुश्किलें और दूसरी तरफ जंगल बचाने में रिकॉर्ड बना रहे हैं। लेकिन कहानी में एक और एंगल भी है, जमीन के नीचे छिपा खजाना, यहाँ की खनिज संपदा। सही कहा, कृषि की चुनौतियों के बीच गढ़वा की खनिज संपदा इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। खासतौर पर चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन। भवनाथपुर में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की बहुत बड़ी खदानें हैं, जहां से हर साल 4.25 लाख टन से ज्यादा चूना पत्थर निकाला जाता है। 4.25 लाख टन, ये तो बहुत बड़ी मात्रा है। और सिर्फ चूना पत्थर ही नहीं, डोलोमाइट और ग्रेफाइट के भी बड़े भंडार हैं यहाँ। तो एक तरफ तो ये जिला पर्यावरण बचाने में देश को रास्ता दिखा रहा है, और दूसरी तरफ यहाँ लाइमस्टोन और ग्रेफाइट का इतना बड़ा औद्योगिक खनन हो रहा है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे चल सकती है? स्रोतों में इस टकराव का कोई जिक्र है? यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प और जटिल पहलू है। फिलहाल स्रोत ये दिखाते हैं कि दोनों चीजें समानांतर चल रही हैं। भवनाथपुर में सेल की खदानें भी पूरी रफ्तार से काम कर रही हैं, और दूसरी तरफ ग्रीन वॉरियर्स जंगल भी बचा रहे हैं। बेलचंपा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में स्टोन क्रशर और ईंट भट्टे भी हैं, और भविष्य में यहाँ खाद्य प्रसंस्करण और लाख जैसे उद्योगों की भी बड़ी संभावनाएं देखी जा रही हैं। तो ये एक तरह की दोहरी पहचान है, एक हरी पहचान और एक औद्योगिक पहचान। लेकिन क्या कोई तीसरा रास्ता भी है? क्या कोई ऐसा सेक्टर है जो इन दोनों के बीच एक संतुलन बना सके? शायद है, और वो है पर्यटन। विकास की इस कहानी में पर्यटन एक ऐसा छिपा हुआ हीरो है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यहाँ कुछ ऐसी खूबसूरत जगह हैं जिनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। जैसे गढ़वा शहर से बस 12 किलोमीटर दूर अनराज डैम है। स्रोत बताते हैं कि ये जगह अपनी हरियाली और सर्दियों में आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए एक जन्नत है। शांति और प्रकृति के बीच कुछ वक्त गुजारने के लिए बेहतरीन जगह। और अगर किसी को शांति नहीं बल्कि रोमांच चाहिए तो उनके लिए गुलगुल पाट है। ये झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, 3819 फीट ऊंची। ट्रैकिंग और एडवेंचर के शौकीनों के लिए एक आदर्श जगह बन सकती है, बस इसे थोड़ा विकसित करने की जरूरत है। इसके अलावा श्री बंशीधर नगर का प्रसिद्ध मंदिर भी है, जो धार्मिक पर्यटन का एक बड़ा केंद्र है। मतलब पर्यटन में काफी संभावनाएं हैं। ये न सिर्फ लोगों के लिए रोजगार पैदा कर सकता है, बल्कि गढ़वा को एक नई पहचान भी दे सकता है। एक ऐसी जगह जो सिर्फ खदानों और जंगलों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाए। बिल्कुल, एक ऐसी पहचान जो पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच पुल का काम कर सकती है। ठीक है, तो हमने सफलता की कहानी देखी, जिले की बनावट और लोगों को समझा, और भविष्य की संभावनाएं भी देखी। लेकिन क्या सब कुछ इतना ही अच्छा है? यकीनन कुछ चुनौतियां तो अब भी होंगी। हाँ,
और स्रोत इस बारे में भी बिल्कुल साफ है। सारी सफलताओं के बावजूद रास्ता आसान नहीं है। सबसे पहली चुनौती तो यहाँ का मौसमी है, जैसा हमने पहले बात की। भीषण गर्मी और अनियमित बारिश। जी। दूसरी बड़ी चुनौती प्रशासनिक है। इतने बड़े जंगल की देखरेख के लिए वन विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी है। और जब जंगल बढ़ता है तो एक और समस्या अक्सर साथ आती है, इंसान और जंगली जानवरों का टकराव। क्या ये भी एक मुद्दा है? ये तीसरी और एक बहुत गंभीर चुनौती है। जैसे जैसे जंगल घना हो रहा है, हाथियों और दूसरे जंगली जानवरों का आबादी वाले इलाकों में आना बढ़ रहा है, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, जिसका समाधान खोजना जरूरी है। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है? क्या कोई योजना है? अच्छी बात यह है कि इन समस्याओं को पहचान कर इनके समाधान पर भी काम हो रहा है। कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए उन्हीं स्थानीय ग्रीन वॉरियर्स और संविदा कर्मियों की मदद ली जा रही है। इससे दो फायदे होते हैं। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, और क्योंकि वो इलाके को अच्छी तरह जानते हैं तो वनों की सुरक्षा भी बेहतर होती है। और मौसम की चुनौती के लिए? उसके लिए जल निकायों यानी तालाबों और बांधों को फिर से जीवित करने और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने पर जोर दिया जा रहा है। ये एक लंबा लेकिन असरदार समाधान है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? गढ़वा की कहानी हमें क्या सिखाती है? मेरे हिसाब से इसका निचोड़ ये है कि गढ़वा ने ये साबित कर दिया है कि अगर इच्छा शक्ति हो और समुदाय का साथ हो तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों को भी बदला जा सकता है। ये कहानी दिखाती है कि पिछड़ेपन का टैग कोई स्थायी चीज नहीं है। अपनी खास लोकेशन, खनिज संपदा और लोगों की मेहनत के दम पर गढ़वा अब झारखंड का मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनने की राह पर है। ये वाकई चट्टान से अंकुर फूटने जैसी कहानी है। आज हमने गढ़वा की एक बहुत ही गहरी और विस्तृत तस्वीर देखी। वन संरक्षण में उसकी असाधारण सफलता से लेकर उसकी भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान तक। ये सच में एक प्रेरणा देने वाली कहानी है। हाँ, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब सरकार की नीयत और लोगों की मेहनत एक साथ मिल जाए तो बड़े से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक विचार है जो मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहता हूँ। जरूर। गढ़वा ने एक तरफ जंगल बचाने में एक ऐसी मिसाल कायम की है जो पूरे देश के लिए एक सबक है। जी। तो दूसरी तरफ उसी जमीन के नीचे चूना पत्थर और ग्रेफाइट जैसी विशाल खनिज संपदा दबी हुई है, जिसके खनन की अपनी आर्थिक जरूरतें और दबाव हैं। ये एक बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल। भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती और असली परीक्षा इसी संतुलन को साधने में होगी। क्या पर्यावरण की ये हरी भरी सफलता और खनिजों पर आधारित औद्योगिक विकास लंबे समय तक एक दूसरे का हाथ थामकर चल सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही गढ़वा के उज्जवल भविष्य की राह तय करेगा।